In today's lecture, we are going to discuss about poverty, its concept, measurement and global trends. So सबसे पहले हम देखेंगे इसमें what is poverty? Poverty की concept क्या है? तो the term poverty is articulated in a two way: absolute poverty and relative poverty. मतलब निरपेक्ष निर्धनता और सापेक्ष निर्धनता. So what is absolute poverty? Absolute poverty refers the deprivation of basic human needs, which is commonly includes food, clothing, shelter, water, sanitation, healthcare, and education. जब निरपेक्ष निर्धनता में खास करके हम किसी व्यक्ति या परिवार की जो व्यक्ति या परिवार अपनी मूलभूत या बुनियादी जरूरतों को पूरा नहीं कर पाता. बुनियादी जरूरतों में क्या क्या चीजें आती है? फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, वाटर, सैनिटेशन, हेल्थ केयर, एजुकेशन. मतलब रोटी, कपड़ा, मकान, स्वच्छ पानी, स्वच्छता सुविधा, आरोग्य सुविधा या शिक्षा. ये सब चीजें अगर कोई व्यक्ति या परिवार अपनी आय में पूरी नहीं कर पाता है तो निरपेक्ष रूप से उस व्यक्ति या परिवार को हम क्या कहते हैं? पुअर कहते हैं, जिसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट पॉवर्टी. बट ऑन द अदर हैंड, रिलेटिव पॉवर्टी इज डिफाइंड कॉन्टेक्चुअली एज इकोनॉमिक इनइक्वालिटी इन लोकेशन और सोसाइटी इन विच पीपल लाइव. सापेक्ष निर्धनता का संबंध आर्थिक असमानता से है. मतलब किसी वर्ग या देश में किसी वर्ग में या किसी देश में जो आर्थिक असमानताएं होती है. मान लीजिए कि अगर हम दो देशों की तुलना करते हैं, अमेरिका और भारत, तो अमेरिका में उनकी औसत जीवन स्तर या प्रति व्यक्ति आय भारत के मुकाबले ज्यादा है, तो अमेरिका के मुकाबले भारत क्या होगा? गरीब होगा. अगर हम भारत में ही आते हैं और भारत में ही अलग अलग समाज की हम बात करते हैं तो हमें दिखता है कि अर्बन सोसाइटी के मुकाबले रूरल सोसाइटी की प्रति व्यक्ति आय या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कम है. तो अर्बन के मुकाबले रूरल सोसाइटी क्या रहेंगी? निर्धन रहेंगी. इस प्रकार सापेक्ष निर्धनता में किसी के सापेक्ष हम निर्धनता का मापन करते हैं, मतलब ये आर्थिक असमानता को दर्शाती है. लेकिन जब हम पावर्टी को डिफाइन करेंगे तो खास करके एब्सोल्यूट पावर्टी ये जो मेजरमेंट है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि उसके जरिए हम कुछ तो भी कॉन्क्रीट मेजरमेंट कर पाते हैं. तो ये आता है कि poverty line which is constructed for measuring the absolute poverty will be uniform for different countries, different cultures as well as different technical levels. मतलब जो हम निरपेक्ष पावर्टी लाइन का इनकम थ्रेशोल्ड बनाते हैं तो मुख्य रूप से क्या होनी चाहिए? सभी देशों के लिए, सभी कल्चर्स के लिए, सभी तकनीकी स्तरों पर समान होनी चाहिए, ताकि अगर कोई व्यक्ति भारत में गरीब है, उसकी बुनियादी जरूरतें पूरा नहीं होती, तो दुनिया के किसी भी देश में अगर किसी व्यक्ति की बुनियादी जरूरत पूरी नहीं होती तो हम उसे क्या कहेंगे? निर्धन कहेंगे. और इसलिए कॉमन डेफिनेशन पूरी चाहिए. तो 10 लोग आ चुके हैं, शायद किसी को अनम्यूट किया था. हम देख रहे थे कि निरपेक्ष निर्धनता, उसके लिए हम एक इनकम थ्रेशोल्ड डिसाइड करते हैं. मतलब व्यक्ति की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए जितनी इनकम चाहिए, तो एक इनकम थ्रेशोल्ड हमने अगर डिसाइड कर दिया तो उस आधार पर हम निरपेक्ष निर्धनता का मापन कर सकते हैं. लेकिन जो निरपेक्ष निर्धनता की पावर्टी लाइन रहेंगी तो सभी जगह, मतलब इट विल बी यूनिफॉर्म फॉर डिफरेंट कंट्रीज, डिफरेंट कल्चर्स एज वेल एज द डिफरेंट टेक्निकल लेवल्स. तो फिर इस प्रकार की निर्धनता रेखा बनाई गई है जो ग्लोबल लेवल पर निर्धनता का अनुमान कर सके, तो उसका उत्तर है हाँ.
वर्ल्ड बैंक ने इस प्रकार की निर्धनता रेखा डिफाइन की है. द वर्ल्ड बैंक डिफाइंस एक्सट्रीम पॉवर्टी एज लिविंग ऑन लेस देन $1.25 per day per person at purchasing power parity from 2008 and it is known as international poverty line. तो सबसे पहले वर्ल्ड बैंक ने शुरुआत में मतलब 2008 से पहले ही उन्होंने एक $1 पर डे पर पर्सन परचेसिंग पावर पैरिटी के आधार पर निर्धनता रेखा का गठन किया था. उसमें बाद में फिर सुधार हुआ. 2008 में वो लाइन बढ़कर हुई $1.25 $1.25 पर डे पर पर्सन. तो इस आधार पर हम दुनिया के अलग अलग देशों में निर्धनता का मापन कर सकते हैं. हाल ही में ये जो इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन है उसमें सुधार हुआ है. 2015 में in 2015 the threshold was updated to $1.90 per day per person as the cost of living for basic foods, clothing and shelter around the world changes. मतलब समय के साथ साथ जो बदलाव आते हैं उसके अनुसार पॉवर्टी लाइन में भी बदलाव लाना जरूरी है. और इसलिए अभी 2015 में जो एक्सट्रीम पॉवर्टी लाइन है जो वर्ल्ड बैंक ने डिसाइड की थी उसको बढ़ाकर $1.9 पर डे पर पर्सन किया गया है. अब हम देखेंगे कि एब्सोल्यूट पॉवर्टी का मेजरमेंट कैसे किया जाता है. उसका मेजरमेंट करने के लिए कौन से मापों का इस्तेमाल होता है. तो इसमें कुछ पॉपुलर मेजरमेंट है जैसे हेड काउंट इंडेक्स जिसे हम पॉवर्टी रेशियो भी कहते हैं. उसके बाद में आता है टोटल पॉवर्टी गैप, देन एवरेज पॉवर्टी गैप, नॉर्मलाइज पॉवर्टी गैप, एवरेज इनकम शॉर्टफॉल, देन नॉर्मलाइज इनकम शॉर्टफॉल, स्क्वायर पॉवर्टी गैप. ये मेजरमेंट इम्पोर्टेंट है. इसमें से कुछ मेजरमेंट हम सभी मेजरमेंट को विस्तार से देखेंगे, उनकी क्या क्या लिमिटेशन है, उसको कैसे रिएक्ट किया है, जो अदर मेजर्स में किया गया है उसको हम देखेंगे. उसके साथ साथ एक अलग अप्रोच है. ये सभी मेजरमेंट हमने जो देखी तो इनकम पॉवर्टी से रिलेटेड है, लेकिन अदर देन इनकम मतलब पॉवर्टी का इनकम डायमेंशन छोड़कर जो अदर डायमेंशन है उसको भी हाईलाइट किया गया है, जिसमें ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स आता है जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में डेवलप किया गया था. उसके बाद में आता है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स. तो एक एक करके देखेंगे. सबसे पहले आता है हेड काउंट इंडेक्स ऑफ पॉवर्टी. हेड काउंट इंडेक्स ऑफ पॉवर्टी क्या है, जिसे हम पॉवर्टी रेशियो कहते हैं. हेड काउंट इंडेक्स ऑफ पॉवर्टी इज द रेशियो बिटवीन हेड काउंट and population, H divided by N, where H is the number of persons who are poor or those whose income fall below the absolute poverty line. मतलब हमने जो पावर्टी लाइन डिसाइड की है उस पावर्टी लाइन के नीचे जिसका इनकम है उन लोगों की संख्या को हेड काउंट कहते हैं H. और N का मतलब है टोटल नंबर ऑफ पीपल इन द इकोनॉमी, मतलब देश की जनसंख्या. अगर देश में पावर्टी लाइन के नीचे लोगों की संख्या को अगर हम देश की जनसंख्या से विभाजित करते हैं और उसे हम उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें परसेंटेज मिलेगा पावर्टी रेशियो का, जिसे हम कहते हैं हेड काउंट इंडेक्स. ये एक पॉपुलर मेजरमेंट है और इसी का ही इस्तेमाल सभी जगह पावर्टी को दर्शाने के लिए किया जाता है. लेकिन हेड काउंट इंडेक्स के कुछ लिमिटेशंस हैं, उसको हम देखेंगे. मान लीजिए कि हमारे पास दो देश है, कंट्री ए एंड कंट्री बी, और अकॉर्डिंग टू द हेड काउंट रेशियो दोनों देशों में आप ग्राफ में देख सकते हैं दोनों देशों में जो पावर्टी रेशियो है वो 50-50% है. कंट्री ए में भी 50% लोग निर्धनता रेखा के नीचे है. यहाँ पर ओपी या पीवी ये पावर्टी लाइन है जो दोनों देशों में कॉमन है. तो दोनों देशों में 50-50% लोग जो है वो निर्धनता रेखा के नीचे है. तो इससे पता चलेगा कि दोनों देशों में पावर्टी सेम है. लेकिन अगर आप देखोगे तो ये जो लाइन है ओरिजिन पॉइंट से निकलती हुई है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन दिखाता है दोनों देशों में. तो कंट्री ए में पावर्टी लाइन के नीचे जो लोग हैं उनकी इनकम पावर्टी लाइन से काफी नीचे है. मतलब मान लीजिए कि अगर हम $500 ईयरली पावर्टी लाइन को अज्यूम करते हैं, मतलब हमारी जो पावर्टी लाइन है वो सालाना $500 है.
प्रति व्यक्ति। अगर एक व्यक्ति साल में $500 कमाता है तो पॉवर्टी लाइन के ऊपर है, अगर $500 से कम है तो पॉवर्टी लाइन के नीचे आएगा। तो कंट्री ए में 80% या ज्यादातर ऐसे लोग हैं जिनकी आय $300 तक की है, $300 से भी कम है। मतलब पॉवर्टी लाइन तो हमारी $500 है, लेकिन इनके एक्चुअल इनकम जो है वो $300 से भी कम है ज्यादातर लोगों की। और दूसरी तरफ कंट्री बी में ज्यादातर लोग ऐसे हैं जिनकी, जो पॉवर्टी लाइन के नीचे के लोग हैं 50%, उनकी आय $450 से ऊपर है। इसका मतलब है कि वो लोग इज क्लोज टू दी पॉवर्टी लाइन, मतलब जो पॉवर्टी लाइन है उसको लग के नीचे से। तो इसका मतलब है कि अगर दोनों देशों में पॉवर्टी रेशियो सेम है, लेकिन अगर उन लोगों को पॉवर्टी लाइन के ऊपर लाना है तो ए के मुकाबले बी में हमें कम एफर्ट्स लगेंगे, लेकिन ए कंट्री में हमें ज्यादा एफर्ट्स की जरूरत है, ज्यादा इनकम हमें ट्रांसफर करना पड़ेगा। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो कंट्री ए में पॉवर्टी की सीवियरिटी क्या है, बी के मुकाबले ज्यादा है, लेकिन पॉवर्टी हेड काउंट रेशियो में ये रिफ्लेक्ट नहीं होता। और इसीलिए जो नेक्स्ट मेजर आता है तो वो है टोटल पॉवर्टी गैप, कुल निर्धनता अंतर जिसे हम कह सकते हैं। टोटल पॉवर्टी गैप मेजर टोटल अमाउंट ऑफ इनकम necessary to raise everyone who is below the poverty line up to that line। मतलब निर्धनता रेखा के लोगों को अगर निर्धनता रेखा के ऊपर लाना है तो कितनी आय की अमाउंट रकम हमें वहां पे ट्रांसफर करनी पड़ेगी, उनको देनी पड़ेगी। उस कुल अमाउंट को हम करते हैं टोटल पॉवर्टी गैप। इसका फॉर्मूला टोटल पॉवर्टी गैप इज इक्वल टू समेशन YP माइनस YI। यहाँ पे YP जो है पॉवर्टी लाइन है और YI का मतलब है आय पर्सन की इनकम। तो इस प्रकार सभी व्यक्ति के लिए हम ये अंतर निकालेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे, पॉवर्टी लाइन और उनकी इनकम का डिस्टेंस कितना है, और सभी लोगों की डिस्टेंस का हम समेशन करेंगे पॉवर्टी लाइन की जितने लोग हैं, तो हमें मिलेगा टोटल पॉवर्टी गैप। तो इससे हमें पॉवर्टी कितनी है या दो देशों में सीवियरिटी का थोड़ा सा पता इससे चल पाता है। अब नेक्स्ट मेजर आता है एवरेज पॉवर्टी गैप। अब जो टोटल पॉवर्टी गैप है उसमें क्या दिक्कत है कि मान लीजिए कि दो देश हमारे पास में जिनकी जनसंख्या समान नहीं है। उदाहरण के तौर पर हम ले सकते हैं कि भारत और बांग्लादेश। तो भारत में हमें पता है कि भारत की पॉपुलेशन 130 करोड़ से भी ज्यादा है और उसके मुकाबले बांग्लादेश की पॉपुलेशन काफी कम है। तो ऐसी स्थिति में अगर आप मान भी लेते हैं कि बांग्लादेश में जो पॉवर्टी लाइन के नीचे लोग हैं, इंटरनेशनल पॉवर्टी जो दोनों देशों में सेम है, वो पावर उनकी प्रति व्यक्ति आय पॉवर्टी लाइन की काफी नीचे है और इंडिया में ऊपर है, लेकिन फिर भी एब्सोल्यूट नंबर ऑफ पुअर ज्यादा होने के कारण टोटल पॉवर्टी गैप जो है वो इंडिया में क्या आएगा, ज्यादा आएगा, क्योंकि नंबर ऑफ पॉपुलेशन काफी ज्यादा है। मतलब अगर इंडिया में 50% ऑफ पॉपुलेशन पॉवर्टी लाइन के नीचे है तो 50% का मतलब कितना होता है, 130 के 50% लगभग 65 करोड़ लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे आएंगे। और बांग्लादेश की पॉपुलेशन अगर 30 करोड़ है तो वहां पे 50% का मतलब 15 करोड़ ही होते हैं। तो इस तरीके से टोटल पॉवर्टी गैप मेजरमेंट के जरिए भी हमें दो देशों की कंपैरिजन करने में दिक्कत आ सकती है अगर उनकी साइज, पॉपुलेशन साइज डिफरेंट हो। और इसलिए जो नेक्स्ट मेजरमेंट आता है वो होता है एवरेज पॉवर्टी गैप। एवरेज पॉवर्टी गैप कैसे निकाला जाता है, अगर हम टोटल पॉवर्टी गैप को देश की पॉपुलेशन से डिवाइड करते हैं, एवरेज पॉवर्टी गैप इज इक्वल टू टीपीजी डिवाइडेड बाय एन। टीपीजी का मतलब है टोटल पॉवर्टी गैप, एन का मतलब है टोटल नंबर ऑफ पीपल इन द इकोनॉमी और कंट्री। तो टोटल पॉवर्टी गैप को अगर हम उस देश की जनसंख्या से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, एवरेज पॉवर्टी गैप। एवरेज पॉवर्टी गैप शो द पर कैपिटा पॉवर्टी गैप। प्रति व्यक्ति पॉवर्टी गैप उस देश में कितनी है इससे हमें पता चल सकता है। उसके बाद में जो नेक्स्ट मेजरमेंट आता है नॉर्मलाइज पॉवर्टी गैप। अब जो इससे पहले कि दो मेजरमेंट हमने देखे, इससे पहले हमने हेड काउंट रेशियो देखा, बाद में टोटल पॉवर्टी गैप देखा और उसके बाद में एवरेज पॉवर्टी गैप देखा। लेकिन ये जो मेजरमेंट है वो यूनिटलेस मेजरमेंट नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश में जो मेजरमेंट ऑफ यूनिट रहेगा उनकी करेंसी अलग है, इंडिया की करेंसी अलग है। तो अगर हमें इजियर कंपैरिजन करना है तो हमें उस डेटा को नॉर्मलाइज करना पड़ेगा।
तो उसके लिए जो नेक्स्ट मेजरमेंट आता है वो है नॉर्मलाइज पॉवर्टी गैप. व्हेन एवरेज पॉवर्टी गैप इज डिवाइडेड बाय पॉवर्टी लाइन, देन वी गॉट द वैल्यू ऑफ नॉर्मलाइज पॉवर्टी गैप. एनपीजी इज इक्वल टू एपीजी डिवाइड बाय वाईपी. मतलब एवरेज पॉवर्टी गैप को हम पॉवर्टी लाइन से डिवाइड करेंगे तो हमें नॉर्मलाइज पॉवर्टी गैप मिल जाएगा. Here YP is the poverty line. This measure lies between 0 and 1 and so can be useful when we want to unitless measure of the gap of easier comparison. अगर दोनों देशों के बीच में पॉवर्टी का हमें कंपैरिजन करना है तो उसके लिए नॉर्मलाइज पॉवर्टी गैप एक यूनिटलेस मेजर हमें मिल जाता है जिसकी वैल्यू 0 और 1 के बीच में आएगी क्योंकि नॉर्मलाइज वैल्यू है. तो उसके आधार पर हम दोनों देशों की आसानी से तुलना कर सकते हैं. उसके बाद में जो मेजरमेंट आता है वो एवरेज इनकम शॉर्टफॉल. एवरेज इनकम शॉर्टफॉल टेल्स द एवरेज अमाउंट बाय व्हिच द इनकम ऑफ पुअर पर्सन फॉल्स बिलो द पॉवर्टी लाइन. मतलब अगर हम टोटल पॉवर्टी गैप को निर्धनता रेखा के नीचे जो लोग हैं उनकी संख्या से डिवाइड करेंगे हेडकाउंट से तो हमें एवरेज इनकम शॉर्टफॉल मिलेगा. इससे पहले हमने जो मेजरमेंट देखा था वो कौन सा था? नॉर्मलाइज पॉवर्टी गैप. या उससे पहले हमने देखा था एवरेज पॉवर्टी गैप. एवरेज पॉवर्टी गैप में हमने क्या किया था कि टोटल पॉवर्टी गैप को कुल जनसंख्या से डिवाइड किया था. मतलब हमें पर कैपिटा पॉवर्टी वहां पे मिली थी, लेकिन जो लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे नहीं है उनसे टोटल पॉवर्टी को डिफाइड करके कोई मतलब नहीं. अगर उससे बढ़िया मेजरमेंट कौन सा रहेगा कि टोटल पॉवर्टी गैप में जो निर्धनता रेखा के नीचे जो लोग हैं वो लोग औसतन कितने निर्धनता रेखा के नीचे है वो दिखाने के लिए हम क्या करते हैं कि एन के जगह मतलब कुल देश की पॉपुलेशन की जगह उस देश की जो निर्धन जनसंख्या है पॉवर्टी लाइन के नीचे जो जनसंख्या है उसी से हम डिवाइड करेंगे. तो टोटल पॉवर्टी गैप डिवाइडेड बाय हेड काउंट ऑफ द पुअर. तो उसके जरिए हमें एवरेज इनकम शॉर्टफॉल मिलेगा. एवरेज इनकम शॉर्टफॉल टेल्स द एवरेज अमाउंट बाय व्हिच द इनकम ऑफ अ पुअर पर्सन फॉल्स बिलो द पॉवर्टी लाइन. मतलब वो निर्धन व्यक्ति पॉवर्टी लाइन की कितने नीचे है औसतन इसका हमें इससे पता चल जाता है. और इसलिए फिर जब हमें पॉवर्टी इरेडिकेशन करना है पॉवर्टी दूर करनी है तो जब हम अलग अलग प्लान करते हैं या प्रोजेक्ट्स बनाते हैं तो उसके लिए कितना खर्चा आएगा उसका अनुमान करने के लिए भी इस प्रकार का मेजरमेंट फायदेमंद हो सकता है. उसके बाद में हम आते हैं नॉर्मलाइज इनकम शॉर्टफॉल. नॉर्मलाइज इनकम शॉर्टफॉल इज द रेशियो बिटवीन एवरेज इनकम शॉर्टफॉल डिवाइडेड बाय पॉवर्टी लाइन. एवरेज इनकम शॉर्टफॉल डिवाइडेड बाय द पॉवर्टी लाइन to yield the fractional measure the normalized income shortfall. अगर हम एवरेज इनकम शॉर्टफॉल को पॉवर्टी लाइन से डिवाइडेड करते थे तो हमें नॉर्मलाइज इनकम शॉर्टफॉल मिलता है जो एक यूनिटलेस मेजरमेंट है और जिसके जरिए दो देशों में जो निर्धन लोग हैं उसकी आसानी से हम तुलना कर सकते हैं बिकॉज दिस मेजर आल्सो लाइज बिटवीन 0 and 1 एंड सो कैन बी यूजफुल फॉर इजियर कंपैरिजन. देन जो नेक्स्ट मेजरमेंट है वो है पॉवर्टी गैप इंडेक्स. अब तक जो हमने मेजरमेंट देखी उसमें सबके कुछ ना कुछ तो भी लिमिटेशन है, लेकिन जो पॉवर्टी का आइडियल मेजरमेंट रहेगा वो कैसा होना चाहिए? जो पॉवर्टी लाइन के नीचे लोग हैं उनमें जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है उनके प्रति वो संवेदनशील होना चाहिए. मतलब यहाँ पर हम खास करके बात करते हैं कि पॉवर्टी लाइन के नीचे जो लोग आते हैं उनके बीच में इनकम डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार का है. So the poverty gap index is defined as the ratio of poverty gap to the poverty line. It is the poverty gap expressed as a percentage of the poverty line. अब इस संकल्पना को थोड़ा सा हम विस्तार से समझेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट मेजरमेंट है पॉवर्टी गैप इंडेक्स. तो मान लीजिए कि किसी देश में जो निर्धनता रेखा के नीचे लोग हैं उनके बीच में इनकम डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार का है. अगर वो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा वर्स है तो वहाँ पे सीवियरिटी पॉवर्टी की ज्यादा रहेगी. और इसलिए जो आइडियल मेजरमेंट होता है पॉवर्टी का उसमें एक तरफ तो आपको हेड काउंट भी पता होना चाहिए पॉवर्टी का कितना है, तो दूसरी तरफ उनके बीच में इनइक्वालिटी कितनी है, पुअर के बीच में इनइक्वालिटी कितनी है ये भी पता होनी चाहिए ताकि पॉवर्टी की सीवियरिटी को जान सके और इस आधार पर हम उसको अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं.
क्योंकि जब इकोनॉमिक शॉक्स आते हैं तो उसका असर निर्धन लोगों पर किस प्रकार से पड़ता है ये प्रिडिक्ट करना इतना आसान नहीं होता। क्योंकि जैसे हाल ही में हम देख रहे हैं कि जो कोविड-19 का आउटब्रेक है, कोविड-19 पैंडेमिक का, उसकी वजह से काफ़ी लोग दिक्कत में आए हुए हैं और निर्धन लोगों पर उसका असर बुरी तरह से पड़ा हुआ है। तो इसका असर जानने के लिए हमें किस प्रकार के इंडेक्स का आधार लेना पड़ेगा। अब इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं कि किस प्रकार पॉवर्टी का इम्पैक्ट गरीब लोगों पर अलग-अलग तरीके से पड़ सकता है और उसको फिर आइडेंटिफाई करना ऐसे मुश्किल बन सकता है। मान लीजिए कि किसी देश में जो राइस की कीमतें हैं, चावल की कीमतें वो बढ़ जाती है। अब चावल की कीमतें बढ़ने से उसका असर निर्धन लोगों पर कैसा पड़ेगा? तो चावल उत्पादन करने वाला एक छोटा किसान जो निर्धनता रेखा के नीचे है, तो मार्केट के लिए थोड़ा सा ही चावल मार्केट में बेचने के लिए लाता है। लेकिन चावल की प्राइसेस बढ़ने के कारण, राइस की प्राइसेस बढ़ने के कारण क्या होगा कि वो जो किसान जो पॉवर्टी लाइन के नीचे था, जो प्रोड्यूसर था राइस का, तो उसकी इनकम थोड़ी बढ़ गई, तो हो सकता है वो पॉवर्टी लाइन के ऊपर आ जाए। और दूसरी तरफ ऐसा भी हो सकता है कि जो पॉवर्टी लाइन के थोड़े से ऊपर थे, ऊपर ऊपर की साइड में थे और उनका टोटल एक्सपेंडिचर में जो राइस पर होने वाला एक्सपेंडिचर था वो काफ़ी ज़्यादा था। तो राइस की प्राइसेस बढ़ने के कारण वो जो लोग पॉवर्टी लाइन के ऊपर थे वो लोग भी पॉवर्टी लाइन के नीचे आ सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा असर किस पर होगा कि जो लोग पॉवर्टी लाइन के काफ़ी नीचे हैं, ज़्यादातर लोग, वो चावल का उत्पादन तो नहीं करते लेकिन चावल का उपभोक्ता है। तो ऐसे लोगों पर उसका असर काफ़ी ज़्यादा पड़ेगा क्योंकि चावल की कीमतें बढ़ने से उनका जो फैमिली एक्सपेंडिचर है, क्योंकि वो खाने पर ज़्यादा खर्चा करते हैं, तो उसका एक्सपेंडिचर उनका काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा। तो इस तरीके से कोई भी इकोनॉमिक शॉक्स जब आते हैं तो पॉवर्टी लाइन के नीचे जो लोग होते हैं उनके बीच में इनकम डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार का है ये हमें समझना ज़रूरी होता है और इसको एड्रेस इस मेजरमेंट में किया जाता है। तो इसका फार्मूला आप देख सकते हैं कि P इज इक्वल टू 1/n इंटू समेशन yp माइनस yi डिवाइडेड बाय yp। तो yp माइनस yi पॉवर्टी गैप है, डिवाइड बाय p मतलब नॉर्मलाइज पॉवर्टी गैप। इससे पहले हमने देखा अगर पॉवर्टी गैप को पॉवर्टी लाइन से डिवाइडेड करते हैं तो उसमें नॉर्मलाइज पॉवर्टी गैप मिलता है और नॉर्मलाइज पॉवर्टी गैप से भी हेड काउंट्स के लिए निकालेंगे और उससे फिर सभी पॉपुलेशन डिवाइड करेंगे तो हमें इस प्रकार का मेजरमेंट मिलता है, लेक्चर पॉवर्टी गैप इंडेक्स मिलता है। तो अब तक हम जो बात कर रहे थे स्क्वायर पॉवर्टी गैप की थी। The square poverty gap index measures the severity of poverty for each area by squaring the poverty gap for each household individual. This measures gives greater weight to those that fall below the poverty line than those that are closer to it. जैसे मैंने अभी कहा था कि जब इकोनॉमिक शॉक्स आते हैं तो उसका असर किन पर ज़्यादा पड़ता है। तो पॉवर्टी लाइन के नीचे जो ज़्यादा गरीब है, ज़्यादा नीचे है निरपेक्ष रूप से, उन पर उसका असर बहुत ज़्यादा पड़ेगा। और इसलिए पॉवर्टी लाइन के नीचे जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन में बदलाव होता है उसका भी अध्ययन हमें करना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर एक वेरिएबल बढ़ गया है स्क्वायर पॉवर्टी गैप में, जिसमें हम अल्फा वैल्यू लेते हैं, जिस स्क्वायर पॉवर्टी गैप में ए की वैल्यू 2 रहेगी। तो y is the income of the I person, yp is the poverty line, तो yp माइनस yi ये पॉवर्टी गैप हुआ समेशन किया तो उसे जब हम yp से डिवाइड करते हैं तो हमें नॉर्मलाइज पॉवर्टी गैप मिल जाता है। अब जो अल्फा की वैल्यू है, डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ अल्फा, the square poverty gap index takes on different forms. If alpha is equal to 2, the impact on measure poverty of a gain in income by a poor person increase in proportion to the distance of the persons from the poverty line. Poverty line में जो डिफरेंस होता है तो उसका असर मतलब जैसे हमने कहा कि निर्धनता रेखा के नीचे जो लोग हैं तो कुछ लोग निर्धनता रेखा को क्लोज टू पॉवर्टी लाइन मतलब निर्धनता रेखा को लग कर है नीचे की साइड में,
वो भी पावर्टी लाइन के नीचे, लेकिन ज़्यादा नीचे नहीं है। कुछ लोग पावर्टी लाइन के काफ़ी ज़्यादा नीचे है। तो इस प्रकार का जो डिफरेंस है इनकम में, ऐसी स्थिति में अगर हम इनकम सपोर्ट देते हैं और आपका अल्फा ये वैल्यू अगर 2 है, तो बेनिफिट्स किसको ज़्यादा मिलेगा? पावर्टी लाइन के नीचे जो ज़्यादा लोग नीचे है, सीवियर पुअर है, उनको उसका बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा। मतलब अल्फा की वैल्यू जितनी ज़्यादा रहेंगी उतना इनकम डिस्ट्रीब्यूशन अनुकूल रहेगा, और इनकम डिस्ट्रीब्यूशन अल्फा की वैल्यू जितनी कम रहेगी, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन उतना ही प्रतिकूल रहेगा। इसको थोड़ा सा और हम अच्छे से समझेंगे। जैसे हमने पहला मेजरमेंट देखा था कि अगर हम अल्फा की वैल्यू 0 कंसिडर करते हैं, तो ये इंडेक्स नॉर्मल हेडकाउंट इंडेक्स बन जाएगा, पावर्टी हेडकाउंट इंडेक्स बनेगा। इफ यू यूज द अल्फा इज इक्वल टू 1, we have the poverty gap index, and if we use alpha is equal to 2, we have the square poverty gap index. If alpha is equal to 2, the result measures P2 can be rewritten as square poverty gap is equal to h divided by n. h divided by n हमें क्या दिखाता है? पावर्टी हेड काउंट, मतलब निरपेक्ष रेखा के नीचे जो लोग h से डिनोट करते हैं वो टोटल पॉपुलेशन देश की, ये हो गया पावर्टी रेशियो, मल्टीप्लाइड बाय NIS मतलब नॉर्मलाइज इनकम शॉर्टफॉल, उसका स्क्वायर हम लेंगे, प्लस 1 माइनस नॉर्मलाइज इनकम शॉर्टफॉल स्क्वायर इनटू CVP। CVP का मतलब है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, मतलब पावर्टी लाइन के नीचे जो लोग हैं उनके इनकम में कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कितना है, इनकम का विचलन कितना है, तो उसका भी स्क्वायर हम लेंगे। The most desirable measure of poverty would be sensitive to the distribution of income among the poor। और इससे आपको पता चलेगा कि अगर इस मेजरमेंट में दोनों चीजों को एड्रेस किया गया है, नॉर्मलाइज इनकम शॉर्टफॉल भी लिया गया है और साथ ही साथ कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन मतलब इनकम डिस्ट्रीब्यूशन में कितना, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार का है, उसको भी उसमें ध्यान दिया गया है। मतलब यहाँ पे 3 मेजर एक ही इंडेक्स में आ जाते हैं, पावर्टी हेडकाउंट भी आता है, नॉर्मलाइज इनकम शॉर्टफॉल भी आता है, और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन अमंग द इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, ये चीज भी इसमें एड्रेस की जाती है। तो इससे आपको पता चलेगा कि अगर हेड काउंट रेशियो या नॉर्मल इनकम शॉर्टफॉल है या फिर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन का, इन तीनों वेरिएबल्स में अगर बढ़ोतरी होगी तो पावर्टी रेशियो भी बढ़ेगा। ये बात यहाँ पर साफ होगी। इस प्रकार जैसे मैंने कहा था कि जो पावर्टी का आइडियल मेजर है उसमें तो खास करके पावर्टी लाइन के नीचे जो लोग हैं उनके बीच में जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन उनके प्रति संवेदनशील होना चाहिए। तो ये संवेदनशीलता में स्क्वायर पावर्टी गैप इस मेजरमेंट में देखने को मिलती है, जहाँ पर हेड काउंट रेशियो को भी शामिल किया गया है, नॉर्मलाइज इनकम शॉर्टफॉल को भी लिया गया है, और उनके बीच में कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को भी लिया गया है। तो थोड़ा सा टेक्निकल ये मुद्दा है, लेकिन मैं आशा करता हूँ आप लोगों को थोड़ा सा समझ में आया होगा, क्योंकि आगे हम जब ट्रेंड्स देखेंगे तो इस मेजर को हमें इस मेजरमेंट का इस्तेमाल करना है, इसलिए थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड पता होना हमें जरूरी था। अब हम आते हैं एब्सोल्यूट पॉवर्टी एक्सटेंट एंड मैग्नीट्यूड। क्या स्टेटस है दुनिया में, दुनिया के अलग अलग रीजन में निरपेक्ष निर्धनता का स्थिति, निरपेक्ष निर्धनता की स्थिति क्या है, प्रमाण क्या है, उसका मैग्नीट्यूड मतलब उसकी गंभीरता कितनी, सीवियरिटी कितनी। तो कुछ डेटा यहाँ पर है, इसमें आप देख सकते हैं कि 2005 का थोड़ा सा पुराना डेटा है, जिसमें 1.25 पर डॉलर पर पर्सन पावर्टी लाइन को दिया गया है, और दूसरी पावर्टी लाइन है $2 पर डे पर पर्सन। तो रीजन वाइज देखेंगे तो ईस्ट एशिया एंड पैसिफिक, ईस्ट एशिया में खास करके चाइना एक बड़ी इकोनॉमी आती है, वहाँ पे जो 2005 में पावर्टी हेड काउंट रेशियो का कितना था 16.78, वहाँ पे पावर्टी गैप था 4.04 और स्क्वायर पावर्टी गैप है 1.4%। यूरोप और सेंट्रल एशिया में काफी कम दिखाई देता है, पावर्टी हेड काउंट भी कम है, स्क्वायर पावर्टी गैप भी कम है। लैटिन अमेरिका और कैरिबियन कंट्रीज में भी पावर्टी हेड काउंट रेशियो कंपैरेटिवली कम है। अब यहाँ पर दो रीजन्स जो है वो खास करके हाईलाइट होते हैं, वो है साउथ एशिया, जहाँ पे पावर्टी हेड काउंट रेशियो 40.34%, और सब सहारन अफ्रीका वहाँ पे लगभग 51%।
जब दुनिया में सबसे ज्यादा पॉवर्टी इन दो रीजन में हमको देखने को मिलती है। तो अब अगर हम दो रीजन की बात करें, साउथ एशिया और सब साहरा अफ्रीका, तो दोनों देशों में पॉवर्टी, दोनों रीजन में जो पॉवर्टी है वो काफी है। साउथ एशिया में इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये 6-7 देश, इंडियन एंड इंडियन कॉन्टिनेंटल, ये सब देश उसमें आते हैं। और सब सारा अफ्रीकन कंट्रीज उसमें आते हैं। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि साउथ एशिया में पॉवर्टी हेड काउंट रेशियो तो ज्यादा है, लेकिन स्क्वायर पॉवर्टी गैप सिर्फ 3.64 है। लेकिन सब सहारन अफ्रीका की अगर हम बात करें तो वहाँ पे हेड काउंट रेशियो 51% है, और स्क्वायर पॉवर्टी गैप तो काफी ज्यादा है, 11.05%। इसका मतलब है कि हेड काउंट रेशियो में इतना डिफरेंस दिखाई नहीं देता, लेकिन अगर हम स्क्वायर पॉवर्टी गैप मेजरमेंट लेते हैं तो सब साहरा अफ्रीका की सीवियरिटी हमें पता चलती है कि वहाँ पर पॉवर्टी लाइन के नीचे जो लोग हैं उनके बीच में भी असमानता काफी ज्यादा है, और इस कारण वहाँ पर स्क्वायर पॉवर्टी गैप काफी ज्यादा दिखाई देता है। अगर हम पॉवर्टी लाइन को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, 2%, $2 पर डे पर पर्सन करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि साउथ एशिया में लगभग 74% लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे आएंगे। तो स्क्वायर पॉवर्टी गैप वहाँ पर आता है 13.81, और सब साहरा अफ्रीका में पॉवर्टी हेड काउंट रेशियो इतना नहीं बढ़ता, तो कम दिखाई देता है 72.85, लेकिन स्क्वायर पॉवर्टी गैप 22.42% है। तो इसका मतलब है कि जब हम हेड काउंट रेशियो लेते हैं तो हमें एक्सटेंट का पता चलता है, अलग अलग रीजन में पॉवर्टी निर्धनता का प्रमाण कितना है, लेकिन मैग्नीट्यूड का पता चलने के लिए हमें स्क्वायर पॉवर्टी गैप मेजरमेंट इस्तेमाल करना पड़ेगा। और इससे हमें पता चलता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा जो सीवियर पॉवर्टी के रीजन है कौन से, साउथ एशिया, सब सहारन अफ्रीका, उसमें सब सहारन अफ्रीका सबसे ज्यादा वर्स कंडीशन में हमको दिखाई देता है। अब हम थोड़ा सा ग्लोबल एंड रीजनल पॉवर्टी ट्रेंड्स को हम देखेंगे। इसका हम थोड़ा सा रियल टाइम डेटा हम लेते हैं, तो वर्ल्ड बैंक के डेटा, अच्छी डेटा साइट मुझे मिली है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2015 तक का डेटा यहाँ पर पॉवर्टी ट्रेंड्स अलग अलग रीजन में वर्ल्ड किस प्रकार के दिया गया है। तो उसके बाद में उसी के आधार पर फोरकास्टिंग किया गया है 2030 तक। तो आप देख सकते हैं कि ये जो रीजन है सब सहारन अफ्रीका, सब सहारन अफ्रीका में 1990 में जो टोटल एब्सोल्यूट पुअर थे, एब्सोल्यूट नंबर ऑफ पुअर पर्सन, वो थे 278 मिलियन लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे थे। मतलब लगभग 27.8 करोड़ लोग सब सहारन अफ्रीका में 1990 में पॉवर्टी लाइन के नीचे थे। और आप देख सकते हैं कि लगातार यहाँ पर पॉवर्टी सब सहारन अफ्रीका में बढ़ती चली गई है, और 2015 में 413 मिलियन पीपल पॉवर्टी लाइन के नीचे हमें देखने को मिलते हैं। और थोड़ा सा पूरा सिनेरियो लेते हैं कि वर्ल्ड पॉवर्टी का सिनेरियो क्या है। आप देख सकते हैं कि पूरी दुनिया में 1990 में 1.9 बिलियन लोग, मतलब 190 करोड़ लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे थे 1990 में, तो पॉपुलेशन भी हमारी कम थी। और अगर हम 2015 में आते हैं तो दुनिया में जो पॉवर्टी है वो 736 मिलियन तक कम हो गई है। मतलब एक चीज हमें यहाँ पर पता चलती है, वो ये है कि the global extreme poverty has rapidly declined। दुनिया में जो निर्धनता का, जो निरपेक्ष अति निर्धन लोग हैं, उसका प्रमाण गति से कम हुआ है। हम देख सकते हैं कि 2015 तक 1.9 बिलियन से कम होकर पॉवर्टी कितनी कम हुई है, 736 मिलियन तक कम हुई है।
मतलब 190 करोड़ से जो 1990 में थी कम होकर 73.6 मतलब 73.6 करोड़ तक पावर्टी कम हुई है। तो एक अच्छी स्थिति मानी जा सकती है कि दुनिया में पावर्टी रेशियो कम कम होते जा रहा है। लेकिन अलग अलग रीजन में क्या स्थिति है, तो सबसे पहले हम आते हैं ईस्ट एशियन स्पेसिफिक, जिसमें खास करके चाइना बड़ी इकोनॉमी आती है। तो इस रीजन में पावर्टी काफी ड्रास्टिकली कम हुई है। मतलब 1990 में आप देख सकते हैं कि 987 मिलियन लोग पावर्टी लाइन के नीचे थे, और 2015 तक अगर हम आते हैं तो ओनली 47 मिलियन पीपल पावर्टी लाइन के नीचे। मतलब जो ईस्ट एशिया एंड पैसिफिक रीजन है वहाँ पे पावर्टी लाइन, पावर्टी रेशियो जो ड्रास्टिकली कम हुआ। बाद में दूसरा मेजर रीजन हम लेते हैं साउथ एशिया, जो हमारा कंसर्न है क्योंकि इसमें इंडिया एक बड़ी इकोनॉमी आती है। तो साउथ एशिया में 1990 में 836 मिलियन लोग, 536 मिलियन लोग पावर्टी लाइन के नीचे थे। तो इसमें भी खास करके बाद में पावर्टी बढ़ती हुई दिखाई देती है, लेकिन 2002 के बाद में पावर्टी रेशियो कम होता हुआ दिखाई देता है और लगातार कम होता चला गया। हम देखते हैं कि 2015 में 216 मिलियन लोग पावर्टी लाइन के नीचे, 216 मिलियन, मतलब 21 करोड़ साउथ एशिया में, जो 53.6 करोड़ थी। इतनी पावर्टी यहाँ पर कम है। ये तो बाकी लैटिन अमेरिका है, जो छोटे छोटे देश हैं उसमें आएंगे। अब दूसरा जो मेजर कंसर्न है सब सारण अफ्रीका, जिससे हमने पहले भी बात की थी कि सब सारण अफ्रीका में पावर्टी हेडकाउंट भी जाता है, पावर्टी सीआरडी भी जाता है। सभी रीजन में आप देख सकते हैं पावर्टी कम कम हो रही है, यहाँ पर भी यहाँ पर भी। लेकिन सब सारण अफ्रीका एक ऐसा रीजन है जहाँ पर पावर्टी कम नहीं हुई, तो लगातार बढ़नी चली गई। सब सारण अफ्रीका में 278 मिलियन लोग पावर्टी लाइन के नीचे थे। 2015 में देख सकते हैं कि 413 मिलियन लोग पावर्टी लाइन के नीचे। अब ये फोरकास्टिंग था, उसके अकॉर्डिंग by 2030 forecast indicate that nearly 9 in 10 of extreme poor will be live in sub-Saharan Africa. जब 2030 तक सब साहारण अफ्रीका में निरपेक्ष जनरेखा के नीचे जो लोग हैं, $1.9 पर डे पर्सन हमने लाइन दी यहाँ पर, तो 416 मिलियन पीपल। और आप देख सकते हैं कि पूरी दुनिया में फिर पावर्टी रेशियो काफी कम है, लेकिन जो दुनिया में 10 लोग है, 10 में से 9 लोग तो एक ही रीजन में हुए, सब साहारण अफ्रीका। ये एक बड़े चैलेंजेस इस रीजन के सामने है कि पावर्टी को कैसे कम किया जाए। बाकी जगह तो में पावर्टी कम होती हुई दिखाई देती है। लेकिन एक बात यहाँ पर और साफ होनी चाहिए कि ये जो हमने फोरकास्टिंग 15 के बाद में किए गए थे वो पिछले डेटा पर आधारित थे, उसमें ऐसे कोई इकोनॉमिक शॉक्स नहीं आए थे। लेकिन आज हमें पता है कि जो कोविड-19 कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया में जो परिस्थिति हालात बिगड़े हुए हैं, उसके कारण सभी देशों के जीडीपी नेगेटिव चले गए। तो अब ये जो पैच है फोरकास्टिंग का, ये बदलने वाला है क्योंकि सभी जगह पावर्टी बढ़ेगी। खास करके ईस्ट एशिया और पैसिफिक में तो कंट्रोल में दिखाई देता है क्योंकि चाइना ने कंट्रोल कर लिया, लेकिन जो हमारा रीजन है साउथ एशिया में पावर्टी काफी बढ़ने वाली है क्योंकि इंडिया में पावर्टी बहुत ज़्यादा बढ़ेंगी, इसमें लोग माइग्रेट होकर गाँव में वापस आ रहे हैं, इससे पता चल जाता है। और साउथ अफ्रीका में तो सब साहारण अफ्रीका में तो और ज़्यादा बढ़ेंगे। तो ये फोरकास्टिंग अभी इतना मीनिंगफुल नहीं रहा है क्योंकि इस फोरकास्टिंग में इस पैंडेमिक का कोई अजम्पशन नहीं था। ठीक है, इसी के साथ साथ आप भी इस पोर्टल पर जा सकते हैं povertydata.worldbank.org। यहाँ पर आप सभी रीजन या देशों की पावर्टी के जो डेटा है आप देख सकते हैं। अब रीजन में हम यहाँ पर, अगर आपको यहाँ पे जाना है कंट्री सिलेक्ट करना है, हम यहाँ पे इंडिया सिलेक्ट करते हैं कि इंडिया में क्या स्थिति है। अगर हम ग्लोबल पावर्टी लाइन लेते हैं वर्ल्ड बैंक की, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 2009 में पावर्टी रेशियो 31.1% था, 2011 में वो
21.2% तक कम हुआ है। यहाँ पे टोटल पॉपुलेशन, GNI पर कैपिटा, ठीक है। यहाँ पर अगर हम इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन लेते हैं $1.9 पर डे पर पर्सन, तो 1993 में इंडिया में आप देख सकते हैं कि 45.9% पॉवर्टी रेशियो था, जो कम होता हुआ 2011 में 21.2% तक कम हुआ है। अगर हम इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन लेते हैं $1.9 पर डे पर पर्सन, और एब्सोल्यूट नंबर ऑफ पुअर की हम बात करें तो इंडिया में 433.7 मिलियन लोग 1993 में पॉवर्टी लाइन के नीचे थे, और वो कम होकर कितने हुए, 268.7 मिलियन हुए। अगर हम नेशनल पॉवर्टी लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये जो पॉवर्टी लाइन है वो वर्ल्ड बैंक की पॉवर्टी लाइन, और हमारे देश में प्लानिंग कमीशन द्वारा अलग पॉवर्टी लाइन बनाई जाती थी। हमें पता है कि टेडुअर कमेटी जो रिकमेंडेशन दी थी उस पॉवर्टी लाइन को आधार मानते हैं। तो देश में अगर पॉवर्टी की बात हम करें, तो देश की अगर पॉवर्टी लाइन हम लेते हैं तो 1993 में 420 मिलियन लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे थे, और 2011 में 273.8 मिलियन लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे में दिखाई देते हैं। और पॉवर्टी हेड काउंट रेशियो की अगर हम बात करें, आप देख सकते हैं कि 45.3% लोग 1993 में पॉवर्टी लाइन के नीचे थे, और आज पॉवर्टी रेशियो काफी कम हुआ है। 2011 में 21.9% लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे, आज तो अगर 2020 की अगर हम बात करें तो एस्टिमेट हम बताते हैं कि 13% तक इंडिया में पॉवर्टी कम हो गई है। अब ऑब्वियसली पॉवर्टी रेशियो जो हम पॉवर्टी लाइन डिसाइड करते हैं उसके अकॉर्डिंग ये डेटा होता है। अभी पॉवर्टी लाइन जो बनाई जाती है देश में कितनी उपयुक्त है या कितनी हम कहेंगे वास्तव है, उस पर भी काफी बहस हो सकती है। अब यहाँ पर आपको यहाँ पर पता चलेगा कि अगर हम पॉवर्टी लाइन को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, मान लीजिए कि हम लोअर मिडिल इनकम पॉवर्टी लाइन लेते हैं जहाँ पर $3.2 पर डे पर पर्सन ये पॉवर्टी लाइन को बढ़ा दिया, तो इंडिया का पिक्चर क्या है। तो 1993 में अगर हमने वो पॉवर्टी लाइन ली, तो पॉवर्टी लाइन के नीचे जो लोग थे वो थे 766 मिलियन। तो निरपेक्ष रूप से पॉवर्टी लगातार बढ़ती हुई दिखाई देती है। अगर हमने पॉवर्टी लाइन को बढ़ा दिया, यहाँ पे बढ़ी हुई है, 2004 में 849.5 मिलियन हो गई, 2009 में 863.2 मिलियन हो गई। यहाँ पे थोड़ी सी एब्सोल्यूट पॉवर्टी कम हुई, 764 मिलियन। अगर हम रेशियो की बात करें तो आप देख सकते हैं कि 1993 में 81% लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे थे। अगर हमने पॉवर्टी लाइन को $3.2 ले लिया है, और 2011 में 60.4% लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे आते हैं। तो इससे आपको पता चलता है कि अगर पॉवर्टी लाइन को अगर हम थोड़ा सा भी बढ़ा देते हैं तो कितने लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे आ जाएंगे। जो आंकड़ा 21% था वो 60% के ऊपर चला जा सकता है अगर पॉवर्टी लाइन को डिग्री। तो इस तरीके से आपको पॉवर्टी के ट्रेंड्स यहाँ पर पता चलेंगे। ट्रेंड्स हमने देखे। अब हम आते हैं ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स पर। अब तक हमने जो डिस्कशन किया पॉवर्टी का वो इनकम पॉवर्टी थी, मतलब अब तक हमने जो सभी मेजरमेंट देखे, पॉवर्टी हेड काउंट, देन पॉवर्टी गैप, टोटल पॉवर्टी गैप, नॉर्मलाइज पॉवर्टी गैप, एवरेज इनकम शॉर्टफॉल, नॉर्मलाइज इनकम शॉर्टफॉल या स्क्वायर पॉवर्टी गैप, ये सभी मेजरमेंट इनकम पॉवर्टी पर आधारित थे। लेकिन 1990 में जो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम था, जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश करता है, उन्होंने एक अलग अप्रोच डेवलप किया। उनका कहना था कि हाल ही में
ऐसे बहुत से डिबेट होते हैं कि सरकार पॉवर्टी को कम दिखाने के लिए जानबूझकर पॉवर्टी लाइन कम रखते हैं, और इस वजह से लोगों में काफी विवाद था कि पॉवर्टी को एक्सेप्ट किया जाए या नहीं, उस लाइन को एक्सेप्ट किया जाए नहीं। तो एक अलग अप्रोच यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने रखा, वो था ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स का। मतलब इनकम पॉवर्टी की जगह ह्यूमन पॉवर्टी, क्योंकि इनकम एक डायमेंशन है जो हमें बताता है कि पॉवर्टी कितनी है। इनकम जो है एक डायमेंशन है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि इनकम बाकी डायमेंशन से एक्यूरेटली या परफेक्टली एसोसिएट हो। अगर किसी की आय कम होती है या किसी की आय ज़्यादा भी होती है, तो बाकी जो डायमेंशन है, एजुकेशन, हेल्थ या सोशल स्टेटस, वो उसे मिलता ही है ऐसा जरूरी नहीं है, तो इससे क्लोजली रिलेट हुई ऐसा जरूरी नहीं है। तो इसलिए पॉवर्टी एक मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है, उसके अलग अलग आयाम हो सकते हैं, और इसको एड्रेस करने की कोशिश ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स में की गई है। This measure introduced by UNDP in 1997 Human Development Report। 1997 की ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में ये मेजरमेंट सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया, विद डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑफ ह्यूमन पॉवर्टी रादर दैन दी इनकम पॉवर्टी। इनकम पॉवर्टी की जगह ह्यूमन पॉवर्टी पर ये दृष्टिकोण फोकस करता है। HPI, ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स, इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ 3 key deprivations। तो कौन से लाइफ, बेसिक एजुकेशन एंड इकोनॉमिक प्रोविजनिंग। लाइफ के लिए हम जो इंडिकेटर लेते हैं, परसेंटेज ऑफ पीपल एक्सपेक्टेड टू डाई बिफोर एज 40। मतलब किसी देश में अपनी आयु के 40 वर्ष पूरे होने से पहले जो लोग मर जाते हैं या मृत्यु का सामना करते हैं, ऐसे लोगों को कितना प्रतिशत उसको दिया जाता है। मतलब इससे हमें पता चलेगा कि इन लोगों को हेल्थ फैसिलिटीज नहीं मिल रही थी, डिप्राइवेशन फ्रॉम हेल्थ। देख लेते दूसरा लेते हैं बेसिक एजुकेशन, परसेंटेज ऑफ द अडल्ट हु आर इलिटरेट, और निरक्षर लोग जो शिक्षा से वंचित है, उनका प्रतिशत कितना है। और तीसरा है इकोनॉमिक प्रोविजनिंग्स, द परसेंटेज ऑफ द पीपल विदाउट एक्सेस टू हेल्थ सर्विसेज, सेफ वाटर एंड malnourished चिल्ड्रन अंडर 5 एज। कितने लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं है या स्वास्थ्य सुविधा को इनकी एक्सेस नहीं है, कितने लोगों को स्वच्छ पीने का पानी नहीं मिलता है, उनका प्रतिशत कितना है, और कुपोषित 5 साल से कम उम्र वाले कुपोषित बच्चे का प्रतिशत कितना है। तो इसके आधार पर हमें डिप्राइवेशंस पता चलेंगे। तो 3 डायमेंशन है जिसके हमने देखे कि 5 इंडिकेटर्स इसमें लिए गए अलग अलग। लाइफ के लिए एक इंडिकेटर, बेसिक एजुकेशन के लिए एक इंडिकेटर, और इकोनॉमिक प्रोविजन के लिए ये 3 इंडिकेटर्स। तो जिस तरह हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकालते हैं, उसी तरह इसका भी इन 3 डायमेंशंस का इंडेक्स निकाल कर उसका एवरेज करके ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स निकाला जाता है। अब ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स में आपको पता चलेगा कि अगर ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स जितना ज़्यादा रहेगा उतनी सीवियरिटी ज़्यादा है, मतलब उतनी वर्स कंडीशन है। तो ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स जितना कम आएगा उतना वंचन कम रहेगा, डिप्राइवेशन कम रहेगा। इसलिए इसकी वैल्यू जितनी कम रहेगी उतना अच्छा, जितनी ज़्यादा रहेंगी उतनी बुरी स्थिति वो दर्शाता है। उसके बाद में आता है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है उसी में खास करके एमपीआई इज इंट्रोड्यूस्ड बाय यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इन ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2010 for identifying specific individuals, households, or a larger group of people as jointly deprived। मल्टीडायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, जिसे बहुआयामी निर्धनता सूचकांक कहते हैं, ये 2010 में सबसे पहली बार उसे इंट्रोड्यूस किया गया यूएनडीपी द्वारा। मतलब 2010 में एचपीआई को रिप्लेस करके उसकी जगह एमपीआई निकाला जाता है। एचपीआई 2010 के बाद में जो हम रिपोर्ट देखेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट्स, उसमें आपको एचपीआई का डेटा नहीं मिलेगा, उसकी जगह आपको मिलेगा मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। मतलब ये अपग्रेड वर्जन है एचपीआई का। तो एमपीआई में खास करके क्या निकाला जाता है, आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स, हाउसहोल्ड्स और द लार्जर ग्रुप ऑफ पीपल्स एज जॉइंटली डिप्राइव्ड।
मतलब निर्धनता के जो अलग अलग पहलू, इनकम से अलग पहलू, इन अलग अलग पहलुओं के आधार पर लोग किस प्रकार निर्धन है, उसका मेजरमेंट मल्टीडायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स में किया जाता है। इसको हम थोड़ा सा विस्तार से देखेंगे। MPI is the product of multidimensional poverty head count, the share of people who are multidimensionally poor, and the average number of deprivation each multidimensionally poor experiences. मतलब MPI इंडेक्स जो है उसमें दो वेरिएबल्स आते हैं, एक आता है मल्टीडायमेंशनली पावर्टी हेड काउंट जिसे हम H कहेंगे, और दूसरा है एवरेज नंबर ऑफ डिप्राइवेशंस ईच मल्टीडायमेंशनली पुअर एक्सपीरियंसेस। और जो हेड काउंट हमने निकाला मल्टीडायमेंशनल पुअर का, तो उनका एवरेज डिप्राइवेशन स्कोर क्या है, उसे ए की जरिए दिखाया जाता है। तो ये दो वेरिएबल्स का सम MPI होता है। इट हैज 3 डायमेंशंस मिररिंग HDI। इसको भी ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की तरह 3 डायमेंशन होते हैं, health, education and living standards which are reflected in 10 indicators. The 3 dimension को रिफ्लेक्ट करने के लिए 10 indicators का इस्तेमाल किया जाता है। हम थोड़ा सा विस्तार से देखेंगे। तो इसमें मैक्सिमम स्कोर इज 100% विद ईच डायमेंशन इक्वली वेटेड। जो 3 डायमेंशन है, हेल्थ, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, तीनों डायमेंशन को इक्वली वेट दिया गया है, 1/3 33.3% अगर हम 100% लेते हैं। अब हर एक डायमेंशन के इंडिकेटर देखेंगे। तो सबसे पहले आता है हेल्थ। हेल्थ हैज 2 इंडिकेटर्स। तो हेल्थ का जो वेट था 1/3, वो डिवाइड होगा 1616 में। इसमें पहला इंडिकेटर आता है वेदर एनी चाइल्ड हैज डाइड इन द फैमिली। अगर किसी परिवार में कोई बच्चा मर जाता है, जिसे बाल मृत्यु कहते हैं, अगर ऐसी घटना होती है तो वो एक डायमेंशन माना जाता है, उसका वेट रहेगा 16। वेदर एनी एडल्ट और चाइल्ड इन द फैमिली इज मालनरिश। किसी फैमिली में, परिवार में अगर कोई प्रौढ़ व्यक्ति या बच्चा कुपोषित है तो भी एक डायमेंशन है, मतलब उनको हेल्थ फैसिलिटीज नहीं मिल रही, इस वजह से ये दिक्कतें उनको आ रही है, तो वो भी एक डायमेंशन पकड़ा जाएगा जिसका वेट है 16। एजुकेशन हैज आल्सो 2 इंडिकेटर्स। Whether not even one household member has completed 5 years of schooling। किसी परिवार के कम से कम एक व्यक्ति ने भी, अगर प्रौढ़ व्यक्ति ने अपने स्कूलिंग के स्कूल एज के 5 साल तक शिक्षा उसने प्राप्त नहीं की है, 5 साल से कम शिक्षा प्राप्त की है, तो वो भी एक डायमेंशन है, मतलब उनको शिक्षा का अवसर नहीं मिला है, तो डायमेंशन पकड़ा जाएगा, उसका वेट 1.6 आएगा। वेदर इन स्कूल चाइल्ड इज आउट ऑफ स्कूल, मतलब स्कूलिंग एज चाइल्ड है जो स्कूल में नहीं जाता, तो वो भी एक डायमेंशन पकड़ा जाएगा, उसका वेट भी 16। बाद में थर्ड डायमेंशन आता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए 6 इंडिकेटर की यहाँ पर लिए गए। इक्वल वेटेज इज प्लेस ऑन 6 डिप्राइवेशंस। यहाँ पे 6 इंडिकेटर्स है। एक है लैक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो यहाँ पे 1/3 को हमने 6 से डिवाइड किया तो 118 आएगा ना वेट इसका। तो पहला इंडिकेटर है लैक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अगर उनको इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलती है, घर में बिजली नहीं है, तो एक डायमेंशन है, उसका वेट कम रहेगा 118। इनसफिशिएंट सेफ ड्रिंकिंग वाटर, पीने का स्वच्छ पानी नहीं मिलता है, तो ये एक डायमेंशन है। इनएडिक्वेट सैनिटेशन, स्वच्छता सुविधा नहीं है, घर में बाथरूम नहीं है, टॉयलेट्स नहीं है, ये भी एक डायमेंशन रहेगा। इनएडुकेटेड फ्लोरिंग, अगर घर का जो फर्श है वो मिट्टी का है, तो भी एक डायमेंशन रहेगा। अनइम्प्रूव्ड कुकिंग फ्यूल, खाना पकाने के लिए चूल्हे का इस्तेमाल होता है, लकड़ी का इस्तेमाल होता है, गैस नहीं है, ये भी एक डायमेंशन रहेगा। लैक ऑफ मोर देन वन ऑफ 5 असेट्स, इसमें टेलीफोन, रेडियो, टेलीविजन इनमें से एक नहीं है, और बाइसिकल एंड मोटरसाइकिल और सिमिलर व्हीकल इनमें से एक नहीं है, जब इन 6 में से 2 चीजें अगर नहीं है तो भी एक डायमेंशन पकड़ा जाता है। तो इसके आधार पर हम डायमेंशन काउंट करने की पावर ट्री। अब एक्चुअली पावर ट्री कैसे काउंट की जाती है उसको हम देखेंगे। एक चार्ट मैंने बनाया यहाँ पे, एक सिंपल एग्जांपल हमने, किस तरह मल्टी डायमेंशनल पावर ट्री इंडेक्स को काउंट किया जाता है।
तो जैसे यहाँ पर हमने एग्जाम्पल के तौर पर 4 फैमिलीज को लिए, उनकी फैमिली साइज है 4, 7, 5 एंड 4। तो 4 परिवार हमारे सामने, इसका हम सर्वे करेंगे। उनकी फैमिली साइज कितनी है? 4, 7, 5 और 4। अब इसमें अलग अलग डायमेंशन, उसके इंडिकेटर्स, तो उनका वेट यहाँ पर लिया गया है। तो एजुकेशन के 2 इंडिकेटर्स है। नो वन हैज कंप्लीटेड 5 years ऑफ स्कूलिंग। तो पहली फैमिली में लेते हैं तो यहाँ पे ऐसा तो कोई नहीं है, सभी लोग स्कूल में जाते हैं, सभी लोग ने 5 साल से ज़्यादा शिक्षा प्राप्त की है। एटलीस्ट वन स्कूल एज चाइल्ड नॉट एनरोल्ड इन स्कूल, इस परिवार में नहीं है, लेकिन इसमें है, यहाँ पर लिखा। हेल्थ, एटलीस्ट वन मेंबर इज माल नरिश, इस फैमिली में नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें है, तो वहाँ पे 1 नंबर आएगा। देन वन और मोर चाइल्ड हैव डाइड, बाल मृत्यु हुआ है किसी फैमिली में, तो इस फैमिली में वो दिखाई दिया, यहाँ पे एक डायमेंशन आया, यहाँ पर एक, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर है। लिविंग कंडीशन में लैक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सभी जगह इलेक्ट्रिसिटी है, इसमें कुछ भी नहीं आएगा, इसमें आएगा। नो एक्सेस टू क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, ये 3 फैमिली है, यहाँ पर एक्सेस दिए तो 3 फैमिली में। देन एक्सेस टू एडिक्वेट सैनिटेशन, यहाँ पर एक फैमिली में एक्सेस नहीं है। इस तरीके से हम यहाँ पर अलग अलग जो इंडिकेटर्स है, तो उसको आप एक एक नंबर या मार्क करेंगे कि कहाँ पर ये डायमेंशन आता है। अब जो आपने मार्क किया है उसको हमें हर एक फैमिली का हम यहाँ पर डिप्राइवेशन स्कोर निकाल सकते हैं। जैसे ये जो पहली फैमिली है 4 साइज की, वहाँ पे डिप्राइवेशन स्कोर कितना आता है? 0.222। ये कैसा है? तो हमें पता चला कि यहाँ पर सिर्फ 2 डायमेंशन है, मतलब ये जो फैमिली है, चार फैमिली, 4 मेंबर की, जिसमें 1 और मोर चाइल्ड हैव डाइड, एक डायमेंशन आया हुआ है, और दूसरा डायमेंशन है एक डायमेंशन है और ये एक डायमेंशन है। तो 1 इसको वेट से मल्टीप्लाई करेंगे, 1/6, 1 into 1/6 प्लस ये वेट है, इसको 1/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 1/6 प्लस 1/18, तो दोनों के अगर हम सम करेंगे तो कितनी आएगी? 0.22। ये होगा उनका डिप्राइवेशन स्कोर, सम ऑफ ईच डिप्राइवेशन स्कोर। तो पहले फैमिली का डिप्राइवेशन स्कोर कितना आता है? 0.222। अगर उसको हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें परसेंटेज स्कोर मिलेगा, वो आएगा 22.2%। अगर हम दूसरी फैमिली लेते हैं जिसकी साइज है 7, तो वहाँ पर हमें काफ़ी सारे डायमेंशन मिले, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डायमेंशन मिले, और उनको उनके कंसर्निंग वेट से मल्टीप्लाई करते तो हमारा स्कोर, उनका समेशन करते तो हमारा स्कोर बनता है 0.722, मतलब 72.2%। तीसरी फैमिली का स्कोर 38.9%, और चौथी फैमिली का स्कोर आया 50%। अब मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी का थंब रूल क्या है? इफ सी का मतलब डिप्राइवेशन स्कोर, if C is 33.3% or greater, that household and everyone in it is multidimensionally poor। मतलब अगर किसी फैमिली का डिप्राइवेशन स्कोर 33.3% से ज्यादा आता है तो हम उसे कहेंगे उस फैमिली के सभी मेंबर जो है वो मल्टीडायमेंशनली पुअर है। अगर डिप्राइवेशन स्कोर 20% और 33.20% से ज्यादा, लेकिन 33.3% से कम है, then this family are vulnerable to or at risk of becoming a multidimensionally poor। तो multidimensionally poor नहीं है, लेकिन एक vulnerable family, वो कभी भी multidimensional poverty में जा सकती है। और household with a deprivation score of 50%, जिस फैमिली का डिप्राइवेशन स्कोर 50% या उससे ज्यादा है, वो सीवियरली मल्टीडायमेंशनली पुअर कहलाएंगे। तो इस तरीके से इस एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पर ये पहली फैमिली छोड़ के जो 3 फैमिलीज है, तो तीनों फैमिलीज का स्कोर 33.3% से ज्यादा है। उसमें से 2 फैमिलीज सीवियरली मल्टीडायमेंशनल पुअर है, 7 मेंबर वाली और 4 मेंबर वाली, क्योंकि इनका स्कोर 50% उससे ज्यादा है, इसका 72% है, उसका 50%, और ये मल्टीडायमेंशनल पॉवर्टी है इस तरीके से। तो
ये हो गया मल्टीनेशनल पॉवर्टी का हेड काउंट। इसको हम देखेंगे कि कैसे एमपीआई की वैल्यू निकाली जाती है। जैसे मैं पहले ही बताया था कि एमपीआई वैल्यू इज प्रोडक्ट ऑफ टू मेजर्स एच एंड ए। मल्टीडायमेंशनल हेड काउंट रेशियो एच इज द प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन हु आर मल्टीडायमेंशनली पुअर। हमने देखा कि 3 फैमिली थी, एक 7 मेंबर वाली, 5 मेंबर वाली, 4 मेंबर वाली। तो इन 3 फैमिली की जो मेंबर्स है उनकी सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज, पॉपुलेशन। तो ये हमारा हेड काउंट निकलेगा, जो मल्टीडायमेंशनल हेड काउंट रेशियो है वो आता है 0.80, मतलब 80%। 80% हेड काउंट रेशियो हमारे एग्जाम्पल में आया। There Q is the number of people who are multidimensionally poor and N is the total number of population. Q divided by N वो आता है 0.8। ये हो गया हमारी H की वैल्यू, multidimensional poverty head count. Then the intensity of deprivation. Deprivation की severity कितनी है, intensity कितनी है, गहनता कितनी है, तो उसको हम A से रिफ्लेक्ट करते हैं, which reflect the proportion of the weighted component indicators in which an average people are deprived. इसमें हम क्या करते हैं कि हर एक फैमिली उनकी डिप्राइवेशन, उनकी फैमिली नंबर्स को डिप्राइवेशन स्कोर से मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब हमारे एग्जांपल में 3 फैमिली मल्टीडायमेंशनल पॉवर्टी थी, क्योंकि 33% से ज़्यादा थी। इसमें पहली फैमिली का स्कोर कितना था, दूसरी फैमिली का 0.722, तो उसको उसके नंबर ऑफ मेंबर्स से मल्टीप्लाई किया, प्लस दूसरी फैमिली जो मल्टीडायमेंशनल पुअर है उनको उसके फैमिली मेंबर्स नंबर से मल्टीप्लाई किया, और तीसरी फैमिली एंड डिवाइडेड बाय पॉवर्टी हेड काउंट 4%, 7 + 5 + 4, तो इसका रेशियो आता है 0.56। मतलब जो हमारा इंटेंसिटी ऑफ डिप्राइवेशन है वो 0.56। तो एमपीआई इज इक्वल टू एच इंटू ए, मतलब मल्टीडायमेंशनल पॉवर्टी हेड काउंट इंटू इंटेंसिटी ऑफ डिप्राइवेशन। 0.8 मल्टीप्लाइड बाय 0.56 इज इक्वल टू 0.55। तो एमपीआई की फाइनल वैल्यू आती है 0.45, मतलब 45%। अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45% मल्टीडायमेंशनल पॉवर्टी हमारे एग्जाम्पल में आती है। तो इस तरीके से मल्टीडायमेंशनल पॉवर्टी को काउंट किया जाता है। अब अकॉर्डिंग टू द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट इन 2014, का जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग 2006 में 53.7% ऑफ इंडिया पॉपुलेशन, इट इज मोर देन 62 करोड़, सफर फ्रॉम मल्टीडायमेंशनल पॉवर्टी। एंड इंटेंसिटी ऑफ डिप्राइवेशन, मतलब एच जो था हमारा पॉवर्टी मल्टीडायमेंशनल पॉवर्टी हेड काउंट कितना था 53.7। इंटेंसिटी डिप्राइवेशन की जो वैल्यू एवरेज परसेंटेज ऑफ द ड्यूरेशन एक्सपीरियंस by people in multidimensional poverty is 52.7। और दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इंडिया मल्टीडायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स वैल्यू इज 0.283, जबकि उस वक्त चाइना की एमपीआई वैल्यू थी 12.5%। तो इस तरीके से एक अलग अप्रोच है पॉवर्टी को एड्रेस करने का, पॉवर्टी को देखने का। इसके जरिए भी पॉवर्टी का मेजरमेंट हम कर सकते हैं, जो एक और कॉम्प्रिहेंसिव मेजरमेंट है पॉवर्टी क्लियर करने का। तो एक टेबल है, ये डेटा को आपको काम करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है उसमें अलग अलग कुछ देशों के लिए पॉवर्टी हेड काउंट रेशियो, मल्टीडायमेंशनल पॉवर्टी हेड काउंट रेशियो निकाले गए थे, उनके रैंकिंग भी दिए गए थे। तो अब इसमें इंडिया देख सकते हैं कि 2005 में जो 130 कंट्री के लिए शायद उन्होंने डेटा निकाला था, उसमें इंडिया का नंबर 74 था। बांग्लादेश हमसे कम 73 है। इस तरीके से अपने देश में देख सकते हैं। ठीक है, तो टाइम काफी हो चुका है, तो हम हमारा लेक्चर यही खत्म करते हैं। जो नेक्स्ट पार्ट है इंडियन नेशनल पॉवर्टी है, या ट्रेंड्स है इंडिया में पॉवर्टी के, उसकी बात हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।
तो प्रेजेंटेशन में यहाँ पे ऑफ कर देता हूँ। और आपको अगर कोई डाउट है तो हैंड रेज कीजिए। यहाँ पर सतीश ने हैंड रेज किया हुआ है, मैं उसको अनम्यूट करता हूँ। सतीश, हाँ हेलो सर। हाँ कोई क्वेश्चन है? नहीं सर वो गलती से हुआ था सर मेरे से, अच्छा सॉरी अच्छा, सर। लेकिन आवाज क्लियर थी? हाँ सर क्लियर थे, एकदम क्लियर आवाज थी सर। क्योंकि क्या हुआ कि ये जो पोर्टल है ना, यहाँ पे वन वे कम्युनिकेशन, मतलब एक टाइम पर हाँ हम हाँ एक को ही अनम्यूट कर सकते हैं लर्नर की हाँ तरफ क्या सर। से। प्रेजेंटेशन हाँ की सर। मैं अनम्यूट नहीं कर पा रहा था। तो टॉपिक हाँ समझ में आया? हाँ सर, पूरा समझ में आया सर। तो किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो यहाँ पर हाँ आप हाँ आस्क क्वेश्चन में जाके हाँ हाँ पूछ सकते हैं, या फिर किसी को है तो हैंड रेज कीजिए, मैं उसको अनम्यूट करूंगा। ठीक है सर। ठीक है? थैंक यू सर। हाँ थैंक यू सर। ठीक है? तो हाँ सेशन इन करता हूँ मैं। तो मैं ठीक है सर। नेक्स्ट लेक्चर का आपको इन्फॉर्म करूंगा ग्रुप पर कब रहेगा। ठीक है? ठीक है सर। ठीक है ठीक है। सर। थैंक यू सर। ओके।